Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing the court related knowledge. This is our lecture second on this topic. एंड कल तक हमने ना सुप्रीम कोर्ट की जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था सुप्रीम कोर्ट का वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था बीट 130 आर्टिकल के आसपास तक। हम जो मीन और मेन पार्ट है वही करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसका कोई मेन सिलेबस नहीं है, इसका कोई मतलब पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया गया है। इसलिए जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा और जो भी चीज मैं कहूंगा उसको गौर से सुनना है और उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको हर जगह से नहीं मिलेगी। और मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके जो एक एक जगह से एक एक चीज कलेक्ट करके तो फिर लेक्चर्स जो है ना रिकॉर्ड करता हूँ पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के। ये आपको मटेरियल हर जगह से मिलेगा नहीं। और एक और चीज, कल मैंने जो आपको सिलेबस दिखाया था, कुछ बच्चों ने कहा कि वो सिलेबस में क्लियरली समझ नहीं आया सबऑर्डिनेट कोड्स को लेकर। तो मैं आपको बता दूं सबऑर्डिनेट कोड्स जो हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैं उस पर पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबऑर्डिनेट कोड जो है उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया था, एक मेट्रोपॉलिटन, दूसरा था नॉन मेट्रोपॉलिटन, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट कोड्स ले लेते हैं, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन की क्या हायरार्की है और डिस्ट्रिक्ट कोड की डिस्ट्रिक्ट या और सेशंस कोड की क्या हायरार्की है वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा पूरा टेबल में अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल कोड्स आएंगी, है ना, सिविल साइड में। तो इसमें भी यहाँ सिविल साइड अलग होगी, क्रिमिनल अलग होगी। इसमें भी सिविल साइड तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाता है, सेशंस कोर्ट जो है ये क्रिमिनल साइड में आ जाता है। इसलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं पूरा आपको ग्राफ बताऊंगा, उसको टेबल बताऊंगा। मैं आपको पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर एंड तक दोबारा से टेबल बनाऊंगा उस लेक्चर में जब मैं ये रिकॉर्ड करूंगा। तो आज की क्लास करते हैं शुरू, ठीक है जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले इस लफ्ज को समझते हैं, ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? मेरा यूट्यूब चैनल भी है इस नाम से, ओ सॉरी, ठीक है जी। शौकत मीर के नाम से, ठीक है जी, इसको फॉलो करना है। ज्यूरिसडिक्शन, देखिए ज्यूरिसडिक्शन किस चीज को कहा जाता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जब हम लीगल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो ये हम दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए ज्यूरिसडिक्शन होता है कि आपकी कितनी पावर है और आपकी कहां तक पावर है। कितनी और कहां तक पावर है, याद रखना, दो लफ्ज हैं, कितनी पावर है और कहां तक पावर है, ठीक है। कितनी और कहां तक आपकी पावर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। देखिए मान लीजिए इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है। इंडिया की बाउंड्रीज जहां तक, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये चीन है, ये ऐसे कोई बाहर का मुल्क है जो भी है, ठीक है। पाकिस्तान, श्रीलंका, श्रीलंका को ज्यादा छोटा बना दिया मैंने, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, ऐसा है नहीं, हवा में बातें कर रहा हूं। तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन होगी, जो लिमिट होगी, जो हद होगी, वो इन लाइंस तक महदूद। इन लाइंस के अंदर अंदर जो एरिया पड़ेगा उसके ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, ज्यूरिसडिक्शन होगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? ये होती है ज्यूरिसडिक्शन। ऐसे हाई कोर्ट, मान लीजिए जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर का इतना एरिया इंडिया में से, तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इतने ही एरिया पर जो है ना कानून साजी कर सकता है। कानून साजी इन द सेंस के मतलब कानून को इंप्लीमेंट कर सकता है, कानून साजी नहीं कर सकता। कानून साजी का मतलब होता है कानून बनाना। तो कानून को इंप्लीमेंट करने का काम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इसी लिमिट के अंदर करेगी, ठीक है, इससे बाहर नहीं जा पाएगी। तो इसको हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, ज्यूरिसडिक्शन, की आपकी कितनी हद है और कहां तक हद है।
बाउंड्री कहां तक है, जहां तक आप जो है ना किसी भी केस को सुन सकते हो या उस पर फैसला सुना सकते हो। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन has conferred a very extensive jurisdiction and vast power of Supreme Court. It is not only a federal court like the American Supreme Court, but also a final court of appeal like the British House of Lords. ठीक है जी, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब यही कह रहा है कि अमेरिका कोर्ट की तरह ये फेडरल कोर्ट नहीं है, बल्कि हमारा कोर्ट जो है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है। ठीक है जी, इट इज ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। याद रखना, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वाली वारस है। जैसे हमारे पेरेंट्स गार्डियन होते हैं ना, ठीक है, जो हमारी देख रेख करता है, जो हमारी देखभाल करता है, उसको हम गार्डियन कहते हैं। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन की देख रेख कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। ठीक है जी, और गारंटर है किस चीज का, फंडामेंटल राइट, जो सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका गारंटर भी सुप्रीम कोर्ट है। ये दो चीजें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, फर्दर इट हैज एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स। एडवाइजरी का मतलब क्या होता है कि एडवाइस देता है बहुत सारे मैटर्स में। जैसे 143 में प्रेसिडेंट से जो है ना, प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेज मिली है कि वो सुप्रीम कोर्ट से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में एडवाइस ले। ठीक है, ऐसे ही सुपरवाइजरी का मतलब क्या होता है, सुपरसीड करता है, सुपरवाइज करता है बहुत सारी चीजों को, मतलब बहुत सारी चीजों को अपनी निगाहों में रखता है। ठीक है, उनका हेड होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या चीजें होती हैं आगे पढ़ेंगे हम। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। ये ज्यूरिसडिक्शन है, चार तरीके की ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़नी है। सबसे पहले आगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है जी, ओरिजिनल, एपेलेट, रिट और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आर्टिकल 131 कहता है, खैर 131 को छोड़िए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आपको ओरिजिनली किस चीज के लिए बनाया गया, या फिर आपके पास ऐसी पावर हो जो किसी और के पास ना हो, उसको भी हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कह सकते हैं। ठीक है, जो पावर आपके पास हो और किसी और के पास ना हो, उसको हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कह सकते हैं। या फिर एक ऐसी पावर जो सिर्फ आपको दी गई हो, जिसपे आप पेरेंट हो, बात आ रही है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है कि जब भी सेंटर और स्टेट या स्टेट्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है जी, इनके बीच में कोई मसला आ जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो उस कंफ्लिक्ट को या फिर उस केस को कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है। क्या सेंटर और स्टेट के केस को कोई और कोर्ट इंडिया में सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। क्यों, क्योंकि इंडिया में सेंटर और स्टेट का जब पंगा बनेगा तो उस वक्त उस स्टेट की हाई कोर्ट भी नहीं सुन सकती, और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट तो सेंटर पे चल ही नहीं सकती। बात आ रही समझ में। तो सुपरसीड कौन करता है, यहाँ पर सुपरवाइजरी पावर किसके पास चली गई, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसलिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, उसको सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि ऐसी पावर किसी और कोर्ट के पास नहीं है। मान लीजिए, अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल भी है, पार्ट भी है। ठीक है, किसी स्टेट और दूसरी स्टेट में, स्टेट और स्टेट के बीच में को पंगा बन जाता है, सेंटर स्टेट को छोड़ी जाती है। अगर दो स्टेट के बीच में पंगा बन जाता है, एक स्टेट की भी अपनी हाई कोर्ट है, दूसरी स्टेट की भी अपनी हाई कोर्ट है। अब क्या दोनों स्टेट्स में से दोनों स्टेट जो है वो सेटिस्फाई होंगी किसी एक स्टेट के हाई कोर्ट के फैसले से। मान लीजिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल का पंगा बन गया, वहां भी हाई कोर्ट है, वहां भी हाई कोर्ट है। मान लीजिए जम्मू कश्मीर वाले ने अपने जम्मू कश्मीर की कोर्ट में हिमाचल के खिलाफ केस कर दिया, हिमाचल वाले ने हिमाचल में जम्मू कश्मीर के खिलाफ केस कर दिया, ना वो इधर आएंगे ना ये उधर जाएंगे। तो जब भी इंटर स्टेट को मसला होता है तो वो स्टेट वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। वो कोई और सॉल्व नहीं कर सकता, वो पावर किसी और के पास है ही नहीं। इसीलिए इसको हम किस में लेते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में लेते हैं। ठीक है जी, किस में लेते हैं इसको, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में लेते हैं।
उसके बाद वही इसकी थर्ड चीज इसने बताई है, थर्ड टर्म बताई है, वो ये है कि किसी एक स्टेट और एक या एक से ज्यादा स्टेट्स में पंगा हो सकता है। ये समझ लीजिए जब भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है या सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो उसको सुनेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और यही है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट, यही है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी। अब इसमें जो ये 3 केसेस बताए गए इनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सेंटर वर्सेस स्टेट, या फिर और ज्यादा स्टेट भी हो सकती है, और स्टेट्स। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या है? सेंटर प्लस स्टेट और स्टेट्स एक साइड पे, ये सारे एक साइड पे, वर्सेस किसी एक स्टेट के खिलाफ। ठीक है, किसी एक स्टेट या स्टेट्स के खिलाफ, सॉरी। ठीक है जी। तीसरा क्या है? स्टेट और स्टेट्स वर्सेस स्टेट और स्टेट्स। ठीक है जी। मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई पंगा होता है, फिर भी कोई सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच में कोई पंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच में कोई पंगा होता है, तो यू हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मजेदार चीज आ रही है। देखिए, अब आ जाती है हमारे पास रिट जुरिस्डिक्शन। रिट क्या होती है, पहले इस पे बात करेंगे। ये मैं आपको अलग से जब लीगल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो मैं आपको रिट जो है ना अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन टिल देन हमको थोड़ा सा इसका सिर्फ कंसेप्ट ही लेना है और लेना जरूरी है। ठीक है जी। देखिए रिट क्या है? रिट एक तरीके की अपील ही है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, हम इसको अपील भी कह सकते हैं या फिर नया केस दायर करना भी कह सकते हैं। ठीक है, अपील भी कह सकते हैं, हाँ ये एक अपील भी है और ये एक तरीके से नया केस दायर करना भी है। ठीक है, जब भी कभी आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हो, क्या हो रहे हो? ब्रीच हो रहे हो, मतलब आपके जो बुनियादी हुकूक हैं उनके ऊपर कोई डाका डाल रहे हैं, आपके बुनियादी हुकूक आपसे छीन रहे हैं। ठीक है जी। तो उन हुकूकों को पाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को रिट्स के थ्रू क्या करते हो? अप्रोच करते हो। और जो जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट आपकी वो रिट्स को सुनता है, 5 रिट्स है हमारी, हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन ऑफ कोवेरेंटो। ये सब मैं आपको जब लीगल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा उसी के बीच में। ठीक है जी। लेकिन वो जो रिट्स की अपील या रिट्स का केस या रिट्स की सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, वो किस जुरिस्डिक्शन के अंदर करता है? रिट जुरिस्डिक्शन, जो किसके अंदर? आर्टिकल 139 के अंदर। ये आर्टिकल याद रखना। ठीक है, रिट्स में हम क्यों जाते हैं? ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होने से बचा सकें। ठीक है जी। 5 तरीके की रिट है, ये अपने रटा मार लेना है इनका तब तक मैं इनके मेन टॉपिक पे जाऊंगा। हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो एंड सर्चुरी। ठीक है जी, ये 5 चीजें याद रखनी है। अब आ जाते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन पे, अपील करने की जुरिस्डिक्शन। 131 इसका आर्टिकल भी याद रखना है। ठीक है बेटा, इसका ये आर्टिकल भी याद रखना है। 131 कौन सा है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का 131 है, रिट जुरिस्डिक्शन का 139 है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन के 2, 3, 4 पार्ट है हमारे पास। ठीक है, 132, 133, 34 और 36। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन के। क्या क्या होती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन? अपीलेट, पहले वर्ड समझते हैं। देखिए, अपीलेट वर्ड निकल आता है हमारा अपील से। किससे? अपील का मतलब क्या होता है? अपील का मतलब होता है कि आप आवाज उठाते हैं किसी चीज के खिलाफ किसी अथॉरिटी के सामने। ठीक है जी। हम जब पेशतर हम देखते हैं, मतलब जब भी कोई मीडिया वाला किसी से इंटरव्यू कर रहा होता है या फिर कोई एहतियाज जलसा वगैरह, मतलब किसी के खिलाफ कोई, है ना, ऐसे होता है ना, कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, तो लोग अक्सर कहते हैं हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि भाई इस चीज को ऐसे कर दिया जाए, हमारी नालियां बनवाई जाए, हमारी सड़कें बनवाई जाए, वरना यह मसला खराब हो जाएगा। अपील का मतलब क्या होता है कि आप उनको एक तरीके की क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो। अपील का मतलब क्या हो गया? आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई आप हमारी सुनवाई करें,
आप हमारी बात सुने, उसको हम अपील कहते हैं, बस वही अपील यहाँ पर है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है अपील सुनने की जुरिस्डिक्शन, क्या लिमिट है, किस किस चीज की अपील सुन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहाँ कहाँ तक लिमिट है, उस चीज को देखते हैं। ठीक है जी। एज मेंशन्ड अर्लियर, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली नॉट ओनली succeeded the Federal Court of India, but also replaced the British Privy Council as the highest court of appeal. The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgment of the lower courts. It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under 4 heads. सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है अपील सुनने की, वो 4 हेड्स के नीचे। कौन कौन से 4 हेड्स हैं? सबसे पहला हेड हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, ठीक है जी। दूसरा आ जाता है सिविल मैटर, तीसरा आ जाता है क्रिमिनल मैटर, चौथा आ जाता है स्पेशल लीव। चारों को अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से देखना, ध्यान देकर सुनते रहना बस, ठीक है जी। आगे पीछे मुंडी नहीं लाना, सिर नहीं हिलाना, अच्छे से सुनना। सबसे पहले आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में किस किस तरीके की अपील आती है, पहले वो सुनिए। एक वो रिट जाएगी, रिट के थ्रू। दूसरा ये है कि जब भी हाई कोर्ट कोई जजमेंट ओके जी, जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री पास करता है, ये 3 चीजें क्या होती हैं, इनमें घुसने की जरूरत नहीं है। लीगल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री अच्छे से समझाऊंगा। सूट क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिक्री क्या होता है, अपील क्या होता है, वो भी सब चीजें दोबारा से समझाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। जब भी हाई कोर्ट, ये समझ लीजिए इन तीनों के लिए फैसला देता है, ठीक है। इसमें क्या समझ लीजिए, किसी चीज का फैसला देता है। इन तीनों के लिए आप ये चीजें समझ लो कि हाई कोर्ट जब किसी चीज का फैसला देता है, मान लीजिए 2 पार्टीज है, ए और बी, दोनों का केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने ए के खिलाफ फैसला दे दिया। अब ए जो है वो हाई कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये क्या करता है, ए चला जाता है अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। अब यहां से इसको कनेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक अपील कब करेगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट में तब अपील करेगा जब इनका जो केस है, दोनों के बीच में जो केस है, वो केस के अंदर से एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा था। क्या हो रहा था अराइज? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा था। जब इन दोनों पार्टीज के बीच में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा था और उस पे हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया कि यहाँ इस केस में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है अराइज हुआ है, ठीक है। ये हाई कोर्ट एक्सेप्ट भी करता है और फिर इसके ऊपर फैसला भी देता है। लेकिन ए को लगता है कि ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है, इस पे जो फैसला आया हाई कोर्ट का, ये सही नहीं है। तब जाता है एक इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 132 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वाले में। अच्छा, अब ये अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। देखिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उस क्वेश्चन को कहते हैं हम, उस मुद्दे को कहते हैं जिस क्वेश्चन का किसी एक कोड में, किसी एक कानून में कोई प्रोविजन ना हो। मान लीजिए जैसे मर्डर है, ठीक है जी, मर्डर है, आप देखेंगे आईपीसी में, उसका तो मुझे याद नहीं है, भारतीय नागरिक संहिता जो है, जो बीएनएस आया है आईपीसी की जगह, उसमें मुझे आर्टिकल अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। लेकिन आईपीसी के अंदर मर्डर जो है आर्टिकल 300 के अंदर, हाँ, डिफाइन है, ठीक है। थेफ्ट समझ लीजिए, फिर आप कोई अबेटमेंट समझ लीजिए, आर्टिकल 107 के अंदर, सॉरी सेक्शन 107 के अंदर डिफाइंड है। तो मर्डर अगर सेक्शन 300 के अंदर डिफाइंड है आईपीसी के अंदर, इट मींस वो क्या है, वो डिफाइंड मतलब क्वेश्चन। अगर उस पे वो कोई क्वेश्चन आएगा तो वो डिफाइंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, बात आ नहीं समझ। उसके लिए कोर्ट मतलब एक कोड में प्रोविजन दिया गया है, एक कानून के अंदर प्रोविजन दिया गया है। लेकिन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जिसका मतलब किसी एक प्रोविजन में, किसी एक कोड में, किसी एक कानून में कोई
उसकी डेफिनेशन ना हो, उसको दिया ना गया, उसको डिफाइन ना किया गया हो, ठीक है, उसको हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन कहते हैं, कि मतलब जिसके ऊपर कोई कानून ना हो, ठीक है। और जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ज्यादातर कहाँ अराइज होता है, जहां पार्टीज के राइट्स इंफ्रिंज होते हैं, ठीक है जी। और मैंने बता दिया जहां जिसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कानून ना बना हो, जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का मसला है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का मसला है, और प्रॉपर्टी जो है डिवाइड होनी है भाइयों के बीच में, ठीक है जी। मान लीजिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये नेशनल हाईवे है, सामने क्या है, नेशनल हाईवे है। अब प्रॉपर्टी ऐसी है कि हम प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे करके डिवाइड नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को ऐसे ही डिवाइड करना है, एक भाई इस साइड रखेगा, एक साइड इस साइड रखेगा। ऑब्वियसली जो फ्रंट पे जमीन होगी, फ्रंट पे जमीन होगी, उसकी कीमत ज्यादा होगी क्योंकि रोड के सामने पीछे वाली की कम होगी, ठीक है। अब ये किसी पर्टिकुलर कोड में नहीं ना दिया हुआ कि कौन सी साइड से कौन सा भाई रखेगा जमीन, तो ये क्या है, ये एक तरीके का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसके ऊपर सुनवाई करेगा और बोलेगा कि जो सामने वाली, मतलब फॉर एग्जांपल जो सामने वाली जमीन है, मतलब जो सामने वाला बंदा होगा वो 4 हिस्से रखेगा और पिछले वाला जो बंदा है वो 6 हिस्से रखेगा, मतलब 2/3, 2/3 पिछले वाला बंदा रखेगा और बाकी 1/3 अगले वाला, ऐसे होता है 1/3, हाँ 1/3 जो आगे वाला भाई, जो भाई आगे वाली जमीन रखेगा वो 1/3 रखेगा, और जो भाई पीछे वाली जमीन रखेगा ये वाली वो 2/3 रखेगा। आप देख लो, डिसाइड कर लो दोनों में से किसने कौन सी रखनी है। तो यहाँ क्या है, क्या किसी कोड में दिया हुआ है कि कौन सा भाई कहाँ जमीन रखेगा, तो ये एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। बात आ रही है समझ में, जो किसी कोड या किसी कानून के अंदर डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे यही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होते हैं, यही होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है। इसी इन्हीं को हम, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ही वो होते हैं जहां सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है अराइज हो जाए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट अपील सुनता है 132 के अंदर। सिविल मैटर्स, सिविल मैटर्स कौन से हैं, सिविल मैटर्स कौन से होते हैं, सिविल मैटर्स वो होते हैं जहां आप किसी बंदे को इंजरी ना पहुंचाए, किसी बॉडी को इंजरी ना पहुंचाए, ठीक है जी, ऐसे मैटर्स सिविल मैटर्स होते हैं। मान लीजिए आपने किसी को गाली दे दी, ठीक है, अब आपने गाली दे दी, लेकिन गाली से क्या हुआ, उस बंदे को हर्ट हुआ, फील हुआ, तो आपने उसको इंजरी पहुंचाई है। बात आ रही समझ में, आपने उसको मेंटली भी इंजरी पहुंचाई है और एमिकेबली भी, दिल से भी इंजरी पहुंचाई है। तो ये क्या है, ये सिविल मैटर नहीं है। सिविल मैटर हो गया, प्रॉपर्टी केसेस हो गए, रेवेन्यू के केसेस हो गए, ये सारे सिविल मैटर्स होते हैं। सिविल मैटर में जब कोई अपील अराइज होती है, मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री पास कर दी किसी सिविल मैटर में, और पार्टीज जो है सेटिस्फाइड, जैसे ये मैंने बताया प्रॉपर्टी मैटर, ये भी सिविल मैटर है, लेकिन यहाँ पर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा था इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन गया, अदरवाइज ये एक सिविल मैटर था। मान लीजिए कोई भाई अगर होता, उसको कम मिला होता, ज्यादा मिला होता, तो फिर आप क्या करते, उसको सिविल मैटर के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे। सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 133 के अंदर अपील सुनता है। क्रिमिनल मैटर, कत्ल हो गया, गाली दे दी, सिर फाड़ दिया, किसी को उकसाया, अबेटमेंट की, ठीक, कंस्पिरेसी की, चोरी की, डकैती की, रेप, मर्डर, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है। किसी को क्या बोलते हैं, इलीगली रिस्ट्रेन करना, है ना, कन्फाइन करना, ये सारी चीजें, अगवा करना, अबडक्ट करना, ये सारी आ जाती है क्रिमिनल मैटर्स में। तो क्रिमिनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल के अंदर अपील जाती है, आर्टिकल 134 के अंदर, अपील बाय स्पेशल लीव। ये थोड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से देखते हो। अपील बाय स्पेशल लीव, स्पेशल लीव का मतलब समझिए पहले। लीव का मतलब यहाँ पर क्या है, परमिशन। लीव का मतलब क्या है यहाँ पर, परमिशन। ऐसी अपील जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल परमिशन देता है किसी को, सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल परमिशन देता है किसी को कि हाँ भाई आप इस मैटर में अपील करने आओ मेरे पास, इस मैटर में आप अपील लेकर आओ मेरे पास, ठीक है जी। जिसका कोई मतलब प्रोविजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने से मतलब किसी इंसान को कहता है कि भाई आपको परमिशन है, आपको मैं स्पेशल परमिशन देता हूँ कि आप इस मैटर में अपील करिए। मान लीजिए किसी बंदे को मर्डर की सजा होगी, सब कुछ हो गया, हाई कोर्ट ने भी दे दी सब कुछ, अब उसमें अराइज होता ही नहीं क्वेश्चन ऑफ लॉ,
ठीक है, ना कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, किसी भी तरीके से अपील अराइज नहीं होती है। कोई मैटर है जिसमें किसी भी तरीके से अपील अराइज नहीं होती है, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सो मोटो स्पेशल परमिशन दे सकता है किसी बंदे को कि आप आए और मेरे पास अपील करें, मैं इस मैटर को सुनना चाहता हूं, तो फिर वो बंदा जाकर स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकता है। इसको कहते हैं अपील बाय स्पेशल लीव। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में क्या आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किस किस मैटर में? एक कोई ऐसा लॉ इफेक्ट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के रिलेटेड हो, दूसरा कोई ऐसा डिस्प्यूट, ठीक है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से अराइज हो रही हो। क्या मतलब हो गया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से या ट्रीटी से अराइज हो रही हो? मान लीजिए हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, ठीक है, ठीक है, और 1930 में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान को जो लाहौर है इंडिया को दिल्ली है, ठीक है, बात आ रही समझ में? छोटी लाहौर राजस्थान और दिल्ली है, एग्जांपल दे रहा हूं, राजस्थान और दिल्ली है, मतलब 1930 में एक ट्रीटी साइन हुई, एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई 6 महीने पार्लियामेंट यहां बैठेगा दिल्ली में, 6 महीने राजस्थान में बैठेगा, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद जो है कानून चेंज हो गया और बोला गया कि सिर्फ दिल्ली में बैठेगा पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट होगा वो दिल्ली में लगेगी, संसद जो है वो दिल्ली में होगी। अब क्या हुआ, राजस्थान के लोगों ने हल्ला मचा दिया कि आपने हमसे ये राइट छीन लिया, तो यहाँ डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब प्रेसिडेंट जो है इसको ऊपर एक्शन लेने जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट किससे लेंगे, मतलब इसमें एडवाइस किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से, कि बताइए कानूनी तौर पर मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, कुछ तो नहीं कर रहा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस देंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस करेंगे आर्टिकल 143 के अंदर कि भाई आप ऐसा ना कीजिए, या फिर आपने अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। चलिए, तो रूल्स ऑफ द कोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है जी। इसमें और भी पार्ट्स थे लेकिन मुझे लगा ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसी को उठाया है, ठीक है जी। ओके, subject to the provision of any law made with the parliament, the Supreme Court may from time to time with the approval of the president make rules for regulating generally the practice and procedure of the court, including, यहाँ practice का मतलब क्या है, procedure क्या है? practice का मतलब अगर वकीलों के लिहाज से देखा जाए तो वकालत, जजों के लिहाज से देखा जाए, जो जुडिशियल बॉडी होती है उसके लिहाज से देखा जाए तो उनकी जुडिशियल सर्विसेज जो नौकरी करते हैं उसको प्रैक्टिस, यहाँ उसको इसका मतलब वो है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट ने प्रोविजंस बनाए हैं, उन प्रोविजंस के अंदर रहते हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस बनाए हैं या पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं, उन कानून के दायरे के अंदर रहकर सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट की मर्जी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उसके लिए रूल्स बनाएगा, मतलब काम करने के लिए नए नए रूल्स बना सकता है, लेकिन आपने प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना है और जो पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं उन कानूनों के दायरे के अंदर रहना है। किन किन चीजों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है सुप्रीम कोर्ट? रूल्स एज टू प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट टू द पर्सन प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट, मतलब वकीलों के लिए रूल्स बना सकते हैं। पर्सन प्रैक्टिसिंग कौन होता है? प्रैक्टिस का मतलब बेटा वकालत को इंग्लिश में प्रैक्टिस कहते हैं, याद रखना, वकालत को इंग्लिश में प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है जी। प्रैक्टाइजिंग, इसको प्रैक्टाइजिंग भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिसिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। रूल्स एज टू पर्सन प्रैक्टाइजिंग बिफोर द कोर्ट, वो इंसान जो वकालत कर रहा है अदालत के सामने, उसके लिए रूल्स बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं उनके दायरे के अंदर रहकर, उनके लिमिट्स के अंदर रहकर और प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ, ठीक है जी। और रूल्स एज टू द प्रोसीजर ऑफ फॉर हियरिंग अपील्स एंड अदर मैटर्स पर्टेनिंग टू अपील इंक्लूडिंग
द टाइम विद इन विच द अपील्स ऑफ द कोर्ट आर टू बी एंटर्ड। अपील कौन सी सुननी है, कब सुननी है, ठीक है जी, और किस किस मैटर में सुननी है, ठीक है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। रूल्स कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अपील सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है, कब सुननी है, किसने सुननी है, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, ठीक है। रूल्स एज टू प्रोसीडिंग इन द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट कन्फर्म्ड बाय पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। पहले 35A भी था जिसको खत्म कर दिया गया, ठीक है जी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। कि बोल रहा है कि जो पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अगर उन फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, हमारे वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, या फिर उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब लोगों को उनके हुकूक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम क्या बना सकता है? रूल्स बना सकता है, ठीक है। रूल्स एज टू प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग होगी, मतलब कोर्ट का काम कैसे चलेगा, ठीक है। कोर्ट में कौन क्या करेगा, कोर्ट में किसने क्या सुनना है, आर्टिकल 139A के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए भी रूल बना सकता है। रूल्स एज टू एंटरटेनमेंट ऑफ अपील अंडर क्लॉज C of clause 1 of article 134, ठीक है जी। 134 मैंने अभी आपको बता दिया, 134 क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। तो क्रिमिनल मैटर्स में जो क्लॉज 1 है, उसको जो क्लॉज C है, उसमें कैसे अपील सुननी है, इतना डीपली जाना आपने ये याद रखना है कि आर्टिकल 134 के अंदर कैसे अपील सुननी है, क्या अपील, कौन कौन सी अपील सुननी है, इसके अकॉर्डिंग भी रूल्स जो है सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। रूल्स एज टू कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट may be previewed and procedure for such previewing including the time within which applications to the court for such review are to be entered। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई जज फैसला देगा तो उसने वो जो जजमेंट है वो कैसे प्रोनाउंस करनी है, मतलब वो कैसे लोगों को सुनानी है, क्या वो ओपन कोर्ट में होगी? ओपन कोर्ट मतलब जहाँ इजलास होता है, जहाँ लोग भी बैठे होते हैं और जजेस भी बैठे होते हैं, ठीक है, उसको ओपन कोर्ट कहते हैं। जहाँ पे सिर्फ जजेस बैठे होते हैं उसको, ठीक है, ओपन कोर्ट नहीं कहा जाता है। तो कौन सी जजमेंट ओपन कोर्ट में बोलनी है, कौन सी जजमेंट कैसे प्रोनाउंस करनी है, कौन सी जजमेंट किसको देनी है, क्या, वो सारे रूल्स कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, ठीक है। रूल्स यह पार्ट है, ठीक है। 140 आर्टिकल 145 है ना, आर्टिकल 145 क्लॉज F, रूल्स एज टू कॉस्ट एंड इंसिडेंटल to any proceeding in the court as to the fees to be charged in respect of the proceeding therein। जब भी हम कोर्ट में कोई केस दायर करते हैं तो हम कोर्ट फीस भरते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मतलब किस केस की कितनी फीस होगी, ठीक है जी, उसके बाद कितना पे करना है, कितना चार्ज करना है, ठीक है, वो सारा कुछ डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम। रूल्स एज टू ग्रांटिंग ऑफ बेल, कब बेल देनी है, किसको बेल देनी है, ठीक है, उसके जो रूल्स होंगे, मतलब हाँ कब बेल देनी है और कैसे बेल देनी है, ठीक है, किसको देनी है वो तो कोर्ट्स में डिफाइंड है, ठीक है। बेल मतलब आप जमानत जब किसी को देते हैं उसमें जो कानून बने हैं, जो कोर्ट्स बने हैं, उनके अलावा अगर उनके असिस्टेंस के लिए कोई रूल्स चाहिए होंगे वो भी कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। रूल्स एज टू स्टे प्रोसीडिंग, अगर कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो कभी कभी केस चलते चलते केस को स्टे लग जाता है, बोलते हैं कि केस को रोक दो, इसकी प्रोसीडिंग ना करो, ठीक है, उससे कोई नुकसान हो सकता है, उसके रिलेटेड भी रूल्स कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर समरी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अपील which appears to the court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay। कोई ऐसा केस जो झूठे बेसिस पर, vexatious या frivolous, ठीक है, झूठे बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है और उसका मकसद ये है कि आप
कोई काम हो रहा है उस काम को रोकने के लिए, उसमें खलल पैदा करने के लिए, उस काम को इलीगली रोकने के लिए आप ये केस कर रहे हो। मान लीजिए किसी रोड का काम चल रहा है और रोड बन जाए तो लोगों को फायदा होगा, शॉर्टकट बन जाएगा एक, ठीक है, वरना लोगों को एक लंबे, मान लीजिए टनल बन रहा है, ठीक है, टनल बन जाएगा तो लोग जल्दी जल्दी सफर तय कर लेंगे, पेशेंट्स होंगे वो बच जाएंगे, मतलब कितनी ट्रेजेडीज होती है जिससे लोग बच जाएंगे। लेकिन एक बंदा है उसको स्टे लगा देता है सिर्फ इस वजह से कि उसको वो टेंडर नहीं मिला, उसको वो ठेका नहीं मिला, ठीक है, रोड बना, वो टनल बनाने का, इसलिए वो स्टे लगा देता है ताकि काम रुक जाए और लटका रहे मसला। तो ऐसे केसेस, फ्रिवलेस केसेस, विक्सेशियस केसेस, बेकार के केसेस, अगर ऐसे केसेस में कोई प्रोसीडिंग चल रही हो तो उसके खिलाफ भी क्या, उसके खिलाफ अगर कोई कदम लेना हो, उसके खिलाफ अगर कोई रूल बनाना हो, वो भी कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, ठीक है। रूल्स एज टू प्रोसीजर फॉर इंक्वायरीज रेफर्ड इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370। चलो जब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आर्टिकल 317 ये आप सीधा चले जाते हो 314 यूपीएससी या पीएससी के रिलेटेड है, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये याद रखिए कि 371 आर्टिकल 317 क्लॉज 1 के रिलेटेड भी रूल्स कौन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है। सर दर्द हो गया, चलिए इसको कल करेंगे, इसको हम जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे पहले ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।